सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू पुल मोटर्स। मेरा नाम है प्रथम चर्च और मैं फिर आ गया एक नए ब्लॉग के साथ। तो गाइस आज के ब्लॉग में मैं आप सभी के साथ मेरा एक्सॉर हेलमेट का यूज़र एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। ओवर दैट मैं आप सभी को इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज बताने वाला हूँ। तो वीडियो एंड तक देखना, काफ़ी इंटरेस्टिंग ब्लॉग होने वाला है। और आप लोग अगर नया हेलमेट लेने का सोच रहे हो या प्लान कर रहे हो तो आप लोग के लिए ये वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि अंडर बजट सबसे बेस्ट हेलमेट यही होने वाला है। सो गाइज ये हेलमेट लेके मुझे ऑलमोस्ट 2 साल के ऊपर हो गया और मैं इसे एवरी डे यूज़ किया हूँ, क्योंकि मेरे पास ऑल्टरनेट कोई हेलमेट था ही नहीं। तो ये हेलमेट काफ़ी ड्यूरेबल था और मुझे अब तक कुछ प्रॉब्लम दिया नहीं है। वेल बीच में मैंने इसको रैप कर दिया था, इस वजह से इसके ऊपर जो स्क्रैच आने वाले थे वो बच गए, इसलिए थोड़ा ज़्यादा शाइनी दिख रहा है। बाकी पास से देखोगे आप लोग हेलमेट तो इस पर काफ़ी सारे स्क्रैच ऑलरेडी आ चुके हैं। मैं संभाल चुका था बट फिर भी वो संभलता नहीं है, क्योंकि हेलमेट है, उसे हाथ में लेके घूमते, बाइक चलाते वक्त पहनते, इधर उधर सर पे टकरा जाता है। वो यूजुअल है, हेलमेट पे स्क्रैच आता ही है और वो बेयर करने के लिए ही बना है। तो मैं तो कहूँगा अगर आप लोग ये हेलमेट ख़रीदने वाले हो तो एक एक्स्ट्रा पैडिंग ख़रीदना, क्योंकि मैं इसको बरसात हो या कुछ भी हो मैं ऑल डे यूज़ करता हूँ और अब तक मैंने इसको रेगुलरली यूज़ किया है। तो इसका जो पैडिंग है उसे निकाल के जब धो दोगे आप लोग तो ये सूख तो जाता है जल्दी, बट कुछ कुछ जगह ऐसा रहता है जहाँ मॉइस्चर ज़्यादा रहता है और हवा का सप्लाई इतना रहता नहीं है, तो वहाँ पे हेलमेट का पैडिंग जो है उसे सूखने बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने जब ये हेलमेट ख़रीदा था तब मेरे साथ इसका साइज़ का थोड़ा इशू हो गया था। वेल मैंने इसको लार्ज साइज़ ख़रीदा था, मुझे ख़रीदना चाहिए था मीडियम साइज़, और ये चीज़ मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ। तो आप लोग अगर हेलमेट ख़रीदने जाओगे तो आप लोग साइज़ के लिए ज़्यादा प्रिसाइज़ हो जाना, क्योंकि वो लेने के बाद लाइफ लॉन्ग रिग्रेट करने से अच्छा आप वो टाइम पे ही एकदम प्रॉपरली देख लेना कि कौन सा हेलमेट का साइज़ आप लोग को सूट हो रहा है। क्योंकि मैंने जब लिया था मैंने लार्ज साइज़ ले लिया था और पैडिंग तभी टाइट थी इसकी, और मैं जब तभी पहना तब मुझे लगा कि ये प्रॉपर है करके, बट बाय टाइम वो लूज़ हो गई। और पैडिंग कोई भी हेलमेट हो कुछ भी हो, स्पंज रहता है, वो टाइम से दब जाता है और थोड़ा सॉफ्ट हो ही जाता है। तो इस हिसाब से वो बाद में मुझे बहुत ज़्यादा लूज़ होने लगा, और ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम लगा उसे लूज़ होने, वो स्टार्ट के कुछ ड्यूरेशन में ही लूज़ हो गया था। तो मुझे तब रियलाइज़ हुआ कि मैंने हेलमेट का जो साइज़ है वो गलत लिया। हेलमेट प्रॉपर है, पैडिंग प्रॉपर है, तो आप लोग भी वो चीज़ का ध्यान रखना। तो मेरे पास तो घर पे मेरे भाई का एक हेलमेट था जिसके अंदर एम साइज़ का पैडिंग ऑलरेडी था। तो मैं भी आप लोग को यही रिकमेंड करूँगा कि अगर एम साइज़ का या जो भी साइज़ का आप लोग हेलमेट ले रहे हो वो साइज़ का एक एक्स्ट्रा पैडिंग तब भी ही ऑन द स्पॉट ख़रीद लेना। और जब हेलमेट ले लोगे आप उसको पीपीएफ भी करवा लेना हो सके तो। लैमिनेशन मत करना, क्योंकि मैं लैमिनेशन के अगेंस्ट हूँ और वो लैमिनेशन प्रोटेक्ट करने के लिए बना ही नहीं है, वो सिर्फ रैप विनाइल के इसके ऊपर लगता है ताकि पेट्रोल या कुछ आए तो उसका प्रिंट ना भेजे। तो वो फ़र्क रहता है, उसके ऊपर एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा तो आप लोग समझ जाएगा। तो करवाओगे तो हेलमेट नया खरीद के उसको पहले पीपीएफ करवा लेना। सो गाइस अभी बात करते हैं ये हेलमेट के एडवांटेजेस के बारे में। वेल ये हेलमेट का शेल जो है वो काफ़ी सुंदर दिखता है, मतलब आप लोग ही देखो, इसका जो शेप है वो काफ़ी यूनिक दिखता है और ऐसा लगता है ये सुपर बाइक के लिए ही स्पेशली बना है। और ये आता भी है ISI डॉट सर्टिफिकेशन के साथ में। तो ऐसा नहीं कि लुक्स में ही अच्छा है, ये बेयर करने वाला है, अच्छे जो फॉल्स रहते हैं, अच्छे क्रैश बेयर कर सकते हैं ये हेलमेट। सो गाइस ये हेलमेट को अगर देखोगे आप लोग वाइज़र क्लोज करने के बाद में ये काफ़ी एरोडाइनमिक हेलमेट मिलने वाला है आप लोग को। इसका जो शेप है वो मुझे काफ़ी पसंद है, शेप के वजह से ही मैंने एक्सॉर खरीदा था। बाकी वो टाइम पे भी काफ़ी सारे हेलमेट्स अवेलेबल थे मार्केट में, MT के भी हेलमेट्स थे, बट MT के हेलमेट्स का शेप जो है शेल का वो इतना अच्छा दिखता नहीं था, ना कि उसका एरोडाइनमिक मुझे इतना अच्छा लगता था। बाकी ये हेलमेट काफ़ी बड़ा लगता है, काफ़ी लंबा लगता है, बट एक इसका अपीयरेंस जो है पहनने के बाद में वो अलग लेवल का मिलता है, अटेंशन बहुत मिलता है ये हेलमेट पहनने के बाद में। तो अगर आप लोग ने नई बाइक ली है तो थोड़ा एक्सपेंस खुद के सेफ्टी पे भी कर देना, और दैट लुक्स भी अच्छा आप लोग को मिलने ही वाला है। और इसका जो स्पॉइलर है ये भी आप लोग को रिमूवेबल मिल जाता है, तो जब हेलमेट आप लोग खरीदते हो तब इसके साथ स्पॉइलर लगा नहीं रहता है, स्पॉइलर आप लोग को साथ में मिलता है, तो आपका चॉइस रहता है लगाना है नहीं लगाना है करके। वेल पहले जब मैंने ख़रीदा था तब इसका स्पॉइलर का शेप थोड़ा अलग था, वो चपटे स्पॉइलर थे, और अभी अपग्रेड होने के बाद में इसमें ऐसे एक्सटेंडेड स्पॉइलर मिलने लगे, जिसकी वजह से इसका लुक ज़्यादा इनहेंस हो गया और हेलमेट थोड़ा ज़्यादा लंबा दिखता है। तो ये तो मेरा पुराना स्पॉइलर टूट गया था करके मैंने ये वाला नया लगाया था। तो गाइज़ आप लोग को ये हेलमेट में 3 वेंट देखने मिलेगा, और ये वेंट सिर्फ शोपीस नहीं है, ये जेन्युइनली काम करता है और काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है। मतलब मैं अच्छे गर्मी में गया हूँ और मैं गाड़ी चलाने के बाद में ये वेंट के थ्रू मुझे खुद को फील हुआ है कि अंदर का टेम्परेचर थोड़ा न्यूट्रलाइज होता है, और थोड़ा गाड़ी फास्ट चलाना पड़ता है उसके लिए। बाकी स्लो चलाओगे तो उतना अफेक्ट नहीं होता है, फास्ट चलाते तो होता है। बाकी आप लोग को गर्मी लग रही है करके गाड़ी भगाना मत,
आगे पीछे देख के भगाना, तो वही बात है। और हेलमेट के अंदर आप लोग को वाइज़र की बात करूँ तो ये फ़िलहाल मेरा जो वाइज़र है ये रिप्लेस्ड है। बाकी कंपनी का जो स्टॉक वाइज़र आता है वो इससे लाख गुना ज़्यादा बेहतर है। मैं तो ये कहूँगा अगर आप लोग ने हेलमेट खरीदा है नया तो वाइज़र को सबसे पहले पीपीएफ कराना, भले हेलमेट को कराओ नहीं कराओ, वाइज़र को करवा लेना, क्योंकि क्लियर वाइज़र पे स्क्रैच बहुत ज़्यादा जल्दी विजिबल होता है। सो गाइस, स्टॉक वाइज़र जो आता है उसके साथ आप लोग को अंदर एंटी फॉग मिलने वाला है, तो एंटी फॉग काफ़ी यूज़फुल रहता है और उसको आप लोग निकाल कर क्लीन भी कर सकते हो, क्योंकि वो पिन लॉक के साथ में आता है। अगर आप लोग एंटी फॉग के साथ यूज़ करने वाले हो तो उसको अवॉइड करना ज़्यादा हाथ लगाने का, और उसको टाइम टू टाइम क्लीन करना, और उसको क्लीन करने का भी अलग तरीका रहता है। तो आप लोग यूट्यूब कर लेना तो आप लोग को पता चल जाएगा, नहीं तो मैं आप लोग को सेपरेट वीडियो बना के बता दूंगा। तो ट्राई करना कि चश्मा साफ़ करने का जो एक क्लॉथ आता है उससे साफ़ करने का, या तो फिर माइक्रोफाइबर क्लॉथ से साफ़ करना, और पीपीएफ कंपलसरी करा ही लेना, क्योंकि मैंने भी करवा के रखा है मेरे वाइज़र पे पीपीएफ। क्योंकि लास्ट टाइम जब हेलमेट नया खरीदा था तब जो वाइज़र आया था मुझे साथ में, उसके ऊपर स्टार्टिंग डेज में इतना स्क्रैच आने लग गया, तो मुझे उसका काफ़ी डर है। तो पीपीएफ करवाना, लैमिनेशन ज़रा भी मत करना, क्योंकि मैं लैमिनेशन के अगेंस्ट हूँ, और लैमिनेशन इस पे लगाने के लिए बना ही नहीं है, वेल वो विनाइल वगैरह के ऊपर चिटकने के लिए बना है। लोग आप लोग को बना देते, इसलिए आप लोग लगा देते हो लैमिनेशन, और लोगों को एकदम प्राउडली होकर बोलते हो कि हाँ मैंने पीपीएफ करवाया। बट पीपीएफ और लैमिनेशन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। उसके ऊपर एक सेपरेट ब्लॉग बनाऊंगा, आप लोग देख लेना जाके। ये हेलमेट के साथ आपको रिमूवेबल पैडिंग मिलने वाला है, और वो इजी टू क्लीन है, मतलब उसको सोप वाटर में आप लोग डिप करोगे 2-3 बार और थोड़ा उसको साफ़ करोगे ब्रश से तो क्लीन हो जाता है, और ये काफ़ी जल्दी ड्राई होता है, क्योंकि इसके अंदर जो मटेरियल रहता है, स्पंज का जो क्वालिटी रहता है, वो पानी को होल्ड करता ही नहीं है। उसको अगर टंगा दोगे आप लोग तो ऑटोमेटिक पानी उसका ड्रेन होने लगता है। बस हवा का सप्लाई उसको अच्छा लगता है ताकि वो जल्दी सूख जावे। बाकी ये हेलमेट के साथ में आप लोग को मिलने वाला है सन वाइज़र, जो यहाँ से कंट्रोल होता है, और ये यूज़फुल तो काफ़ी है, बट चश्मे वाले लोग के लिए नहीं है, उसको हम आगे कवर करने वाले। बट आप लोग को ये हेलमेट के साथ सन वाइज़र मिल जाता है। फिलहाल मैंने इसको कभी यूज़ किया नहीं है, क्योंकि मुझे यूज़ में आता नहीं है। मैं पोलराइड ग्लासेस जो है मेरे चश्मे के ऊपर एक्स्ट्रा लगाता हूँ, तो उससे मेरा सारा काम हो ही जाता है। और एक एडवांटेज जो है ये हेलमेट का, आप लोग को ये हेलमेट के साथ मिलता है डी रिंग लॉक, जो ट्रैक वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप लोग कोई इवेंट वगैरह में भी जाते हो तो वहाँ पे भी लोग स्पेसिफाई करते हैं यही चीज़ कि आप लोग के हेलमेट में डी रिंग होना चाहिए। तो ये डी रिंग यूज़ करना काफ़ी आसान है। ऐसा एक बेल्ट भी आता है, तो अगर लड़के लोग ऐसा बेल्ट पहने रहेंगे तो उन लोग को ये डी रिंग यूज़ करना कोई डिफ़िकल्ट काम लगता नहीं रहेगा। बाकी अगर आप लोग डेली यूज़ के लिए ये हेलमेट ख़रीद रहे हो तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप लोग इसे यूज़ करने वाले हो नहीं, और रोज़ रोज़ बार बार वो डी रिंग लगाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। तो वही आप लोग को एडवांटेज समझो डिसएडवांटेज समझो, सबका अपने यूज़ के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर सुपर बाइक वगैरह या 390 वगैरह चला रहे हो तो डी रिंग रहेगा तो काफ़ी एडवांटेज वाली बात है। और अगर आप लोग एक्टिवा पे या कोई स्कूटी वगैरह पे या ऐसी छोटी गाड़ी पे रेगुलर यूज़ कर रहे हो तो आप लोग को ये डिसएडवांटेज लगने वाला है, क्योंकि आप लोग इसे बार बार लगा पाओगे ही नहीं। सो गाइज, लास्ट पॉइंट एडवांटेजेस के बारे में ये है कि हम लोग को इसका स्पेयर पार्ट जो है वो काफ़ी इजीली मिल जाता है, बस प्राइसिंग थोड़ी एक्सपेंसिव है। बट मैं आप लोग को मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बताता हूँ। मेरा ये हेलमेट एक बार गिर गया था यही वाइज़र के साथ। वेल, इसके ऊपर पीपीएफ किया हुआ है करके स्क्रैच तो वाइज़र पे आया नहीं, पीपीएफ ने बेयर कर लिया। बट ये जो हमारा लॉक है यहाँ का वो टूट गया था, इस वजह से ये रेड वाला सेक्शन जिससे हमारा वाइज़र निकलता है इसके ऊपर का एक क्लिप टूट गया था। तो उसके रिप्लेसमेंट में मुझे ये पूरा जो पीस है ये रिप्लेस करना था, और साथ ही साथ ये वाला भी मिलता है, क्योंकि वो पैर में आता है, अकेला नहीं मिलता है। तो वो 500 रुपीज़ का मुझे मिल गया था, ऑन स्टोर जाके मिल गया था, मतलब गया मैं स्टोर में बोला और तब भी मिल गया। ऑनलाइन भी उसका सेम ही प्राइसिंग है, कुछ अलग होने वाला नहीं है। तो ये एक एडवांटेज रहता है। उसके अलावा आप लोग को इसका सारा कुछ जो स्पेयर पार्ट है सब कुछ मिलने वाला है। यहाँ का रबर भी ऑलमोस्ट 200 रुपये का कुछ आता है। स्पॉइलर जो है हमारा 400-500 रुपीज़ का आता है, और कलर के ऊपर डिपेंड करता है वो। और पैडिंग भी हमारे एक्स्ट्रा मिल जाते हैं, उसका प्राइसिंग याद नहीं है मुझे, क्योंकि मैंने कभी खरीदा नहीं है, मेरे पास तो ऑलरेडी था, वही यूज़ करता था। वाइज़र अगर आप लोग को रिप्लेस करना है तो उसमें बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, प्राइस अकॉर्डिंगली चेंज होता है। ये मेरा लाइट टिंटेड वाइज़र है तो ये 700 रुपीज़ में मिल गया था मुझे। बाकी स्टॉक वाइज़र जो महंगा आता है और एंटी फॉग के साथ लोगे तो उसके प्राइस चेंज होते हैं। 1250 रुपये में एंटी फॉग के साथ में आता है, मुझे यही मालूम है। बाकी सिर्फ वाइज़र का प्राइस मैंने कभी पता किया नहीं हो, क्योंकि सिर्फ क्लियर वाइज़र मुझे यूज़ करने जैसा लगा नहीं। अगर क्लियर वाइज़र यूज़ कर रहा हो तो एंटी फॉग क्यों ना यूज़ करूँ। सो गाइज, एडवांटेजेस तो मैंने आप लोग को बता ही दिया है हेलमेट के पूरे। बट अब मैं आपको बताने वाला इसके डिसएडवांटेजेस में। वेल, अगर आप लोग मेरी तरह बैटरी हो, चश्मा है आप लोग को, तो आप लोग को इसके अंदर चश्मा डालने का स्लॉट नहीं मिलने वाला है गाइज़। बट
मुझे कोई प्रॉब्लम दिया नहीं हो आज तक, तो आप लोग भी यूज़ करोगे उसको, बाय टाइम आप लोग को भी आदत हो जाएगा और बराबर प्रॉपरली मालूम पड़ जाएगा आप लोग को कि वो चश्मा कहाँ प्लेस होने वाला है और कहाँ से वो प्रॉपरली जाएगा और हेलमेट में कहीं अड़ेगा नहीं, ना आपके फेस में कहीं अड़ने वाला है। सो गाइस सेकंड पॉइंट जो है वो मुझे ये हेलमेट का सबसे वर्स्ट पार्ट लगता है, सबसे वर्स्ट पार्ट लगता है। हेलमेट ख़रीदने के बाद मुझे वही चीज़ का सबसे ज़्यादा रिग्रेट था, क्योंकि हेलमेट के अंदर आती है यहाँ पर बिडिंग पट्टी, जो हर हेलमेट के अंदर रहती है, और वो रहती है इसलिए ताकि बारिश में जब बहुत ज़्यादा रेन हो या नॉर्मल पानी भी गिरे तो हेलमेट का वाइज़र बंद होने के बाद में यहाँ से पानी अंदर ना जाए। तो कुछ कुछ हेलमेट का जो बिडिंग पट्टी रहता है उसका शेप थोड़ा राउंड कर्व्ड रहता है, जो ऑटोमेटिक दब के शेप ले लेता है। बट एक्सॉर वाले लोग ने एक छोटा सा थिन लाइन दिया है यहाँ पर, जो ऑलमोस्ट समझो 2-3 महीने के बाद में ही क्रैक होकर टूटने लग जाता है। तो मुझे काफ़ी डिसएडवांटेज लगा इसका, क्योंकि मैंने ख़रीदा था नया नया हेलमेट और काफ़ी सारे मुझे एक्सपेक्टेशन थे, होप्स थे उसके साथ, और स्टार्ट में जब वो खुद से टूटने लगा तब मुझे लगा कि मेरी गलती वजह से टूटे। बट कुछ महीने बाद वो हर जगह से झड़ गया, क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे ऊपर का सेक्शन है यहाँ वो ज़्यादा टच होता है और ज़्यादा दबता है, तो वहाँ का टूट जाता है ईजिली। बाकी यहाँ के साइड का, ये कॉर्नर का, ये सारे स्पेस का जो है बिडिंग पट्टी टूटता नहीं है, वो रह जाता है। तो मैंने तो क्या किया, वो अच्छा दिख रहा नहीं था करके मैंने ओवरऑल जितना बिडिंग पट्टी था उसको कटर से काट दिया। तो ये आपको एक बैड साइड मिलने वाला है, और बारिश में जब आप लोग गाड़ी चलाओगे तो पानी आपको यहाँ से अंदर जाता हुआ दिखने वाला ही है। आप लोग ने नया हेलमेट ख़रीदा है तो स्टार्टिंग ड्यूरेशन में आप लोग को प्रॉब्लम नहीं देगा, बहुत कम देगा वो, बट थोड़े टाइम बाद जैसे ये बिडिंग पट्टी टूटने लग जाएगी आपको ये काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम देने वाला है, क्योंकि मुझे देता है। अभी बरसात का मौसम है, मैं रोज़ इसको यूज़ करता हूँ और रोज़ इधर से अंदर पानी जाता ही है। भले बाहर का मैं हाथ से साफ़ कर लेता हूँ, बट अंदर जो जाता है उसको चलाते वक्त साफ़ करना काफ़ी इरिटेटिंग रहता है। आप लोगों को तो पता ही रहेगा चश्मे वाले लोग को कि बारिश में चश्मे में पानी जम जाता है तो ऑलरेडी कितना कम दिखता है, और दैट अगर वाइज़र पे भी बाहर और अंदर दोनों जगह पानी जम जा रहा है तो रोड विजन ज़रा भी नहीं मिलने वाला है। तो बारिश में मैं इसलिए ज़रा ध्यान दे के ही चलाता हूँ गाड़ी, ऐसा कुछ मस्ती करता नहीं हूँ, क्योंकि विजन का प्रॉब्लम आता है। ओवर दैट मेरा थोड़ा टिंटेड फॉग है, टिंटेड वाइज़र है, तो वो मुझे ज़्यादा प्रॉब्लम देता है। वो बारिश है इसलिए, बाकी नॉर्मल डेज़ पे कभी मुझे कुछ प्रॉब्लम आया नहीं है। सो गाइस थर्ड पॉइंट जो है हमारा, वो है हमारा नोज़ रबर। वेल नोज़ रबर जो है ये नोज़ प्रोटेक्शन के लिए रहता है, ताकि कुछ उड़ के आए तो डायरेक्ट नाक पे ना लगे, वो उस पे लग के किधर साइड में चले जावे, ऐसा रहता है। तो सीन ऐसा है, एक्सॉर ने हेलमेट तो अच्छा बनाया, शेल पे भी काफ़ी मेहनत किया, बट ये नोज़ रबर पे उन लोग ने थोड़ा दिमाग क्यों नहीं लगाया गाइस, क्योंकि ये आता है रबर का और कुछ लोगों को आदत रहता है, ऑलमोस्ट सब बाइकर लोग को आदत रहता है हेलमेट ऐसे पकड़ने का। तो गाइस सीन क्या हो जाता है ना कि ऐसा पकड़ते हैं ना जब, तो नोज़ रबर एक साइड स्ट्रेच होता है, और जब टेम्परेचर ज़्यादा रहता है, नॉर्मल डेज धूप रहता है, तब वो गर्म रहता है, ऑलरेडी रबर सॉफ्ट हो जाता है, और जब हम उसे ऐसे पकड़ते हैं वो ऑलरेडी काफ़ी स्ट्रेच हो जाता है, तो वो एक साइड से खींचा हुआ लगता है, और उसका शेप जो है प्रॉपर एक ऐसा समझो ऐसा ट्राइंगल रहेगा, वैसा वो आंकड़ा हो जाता है। तो दूसरा सीन ऐसा है कि ये हेलमेट को अगर समझो आप लोग अच्छे इंसान हो, आप लोग ने कभी कुछ किया ही नहीं है, ऐसे कभी हाथ डाल के पकड़ा ही नहीं है, फिर भी अगर आप लोग ने ये हेलमेट रख दिया यहाँ पर और इधर आ रही है ज़ोर ज़ोर की धूप, तो बाय टाइम वो खुद से श्रिंक होने वाला ही है, क्योंकि वो रबर जो दिया है, एक्सॉर ने सब कुछ अच्छा किया है, शेल शेप डिज़ाइन वगैरह सब कुछ अच्छा लगा मुझे, बट ये रबर्स पे क्यों ध्यान नहीं दिया आप लोग ने, और इधर तो प्लास्टिक का दे देते थे शेल, क्योंकि एसएम के हेलमेट देखा हूँ मैं, उसके अंदर यहाँ पर एक प्लास्टिक का शेल आता है नोज़ प्रोटेक्शन के लिए, वो कितना ड्यूरेबल लगता है और कितना अट्रैक्टिव लगता है। इसमें वो निकल जाने के बाद अजीब अलग दिखता है, क्योंकि इधर 3 क्लिप दिखता है उसको लगाने का, और 200 रुपये का बेच रहे हो आप लोग गाइस, नहीं आप लोग नहीं बेच रहे हो, मतलब 200 रुपये का मिलता है वो, और ऑर्डर करो खरीदो काय को, लेकिन 200 रुपया स्पेंड करने का वो छोटी सी चीज़ के लिए, और मुझे लगता है कुछ आया भी तो वो बचाने वाला है नहीं, वो इतना सा रबर खुद ही फोल्ड हो जाता है ऐसे टच करने पे, वो क्या ही बचाने वाला है, ऐसा हार्ड रबर रहता है या कुछ रहता तो समझ में आता था, बट वो रबर भी काफ़ी सॉफ्ट है, और लगने के बाद वो अच्छा दिखता भी नहीं है, मैं तो बिना उसके ही यूज़ करता हूँ, तो ये ज़्यादा अच्छा लगता है। वो टेढ़ा हुआ जो रबर है उससे ज़्यादा अच्छा लगता है कि बिना रबर के घूमूँ मैं, और वो इतना कुछ अफेक्ट करता नहीं है मुझे। सो गाइज़ अभी हम बात करते हैं फोर्थ डिसएडवांटेज के बारे में। वेल आप लोग को ये हेलमेट के अंदर मिल जाता है एंटी फॉग नहीं, सन वाइज़र, तो ये काफ़ी यूज़फुल तो है, काफ़ी काम आता भी है, बट आप अगर मेरी तरह बैटरी हो, अगेन बैटरी इज़ द प्रॉब्लम गाइज़, बैटरी की वजह से कितना लाइफ में प्रॉब्लम आता है आप लोगों को मालूम नहीं है। तो सीन ऐसा है, अगर आपको चश्मा है तो आप लोग इसके थ्रू अगर देखोगे तो आप लोग को ज़मीन जो है वो ज़्यादा पास में या ज़्यादा दूर दिखेगी, वो भी इसलिए क्योंकि वो सब डिपेंड करता है आपके चश्मे के नंबर के ऊपर, मुझे ऐसा लगता है। बाकी जिन लोगों को चश्मा नहीं था, जिन लोग ने वापरा है, उन लोग से मैंने उन लोग का एक्सपीरियंस पूछा हो, तो उन लोग बोलते हैं उन लोग को इतना ज़्यादा प्रॉब्लम आता नहीं है, हालांकि थोड़ा बहुत इधर उधर दिखता है, तो वो प्रॉब्लम तब आता है जब गाड़ी हम फास्ट चला रहे या
ट्रैफिक में चला रहे तो जजमेंट का थोड़ा इशू आ जाता है, क्योंकि साइड से विजन थोड़ा अलग दिखता है और सामने से थोड़ा अलग दिखता है। तो मैं तो कहूँगा इससे ज़्यादा यूज़ मत ही करना, क्योंकि मैंने जब से हेलमेट लिया मैंने आज तक यूज़ ही नहीं किया है। क्योंकि जितनी बार मैं वो वाइज़र खोलता हूँ, सन वाइज़र जो है उसको खोलता हूँ और रास्ते पे देखता हूँ तो सब कुछ थोड़ा अजीब ही दिखता है और कॉन्फिडेंस चला जाता है। एक नॉर्मल आइडियल स्पीड पे भी चलाने का कॉन्फिडेंस चले जाता है, क्योंकि आजू बाजू देखना रहेगा। तो अगर हम आइज़ थोड़ा घुमाएंगे तो वो शेप ही बिगड़ जाता है जो बाहर दिख रहा है उसका। तो ये होने वाला है इसका एक डिसएडवांटेज, और ये मुझे पसंद नहीं है और मुझे लगता है आप लोगों को भी ये चीज़ फेस होने वाला ही है। अगर आप लोगों को चश्मा है तो बहुत ज़्यादा फेस होने वाला है। सो गाइज़ यही चीज़ में, यही पॉइंट में और एक डिसएडवांटेज है यही वाइज़र का, कि गाइज़ जब आप लोग गाड़ी चलाओगे, दूसरे हेलमेट्स भी है, इससे सस्ते हेलमेट्स भी है जिसमें सन वाइज़र मिलता है, बट इसकी तरह वो प्रॉब्लम नहीं देता है। क्योंकि ये हेलमेट में जब आप लोग चलाते हो तो ये जो सन वाइज़र है ये अंदर रहना चाहिए, ये फ्रेम के अंदर रहना चाहिए। बट होता ये है कि चलाते वक्त ये धीरे धीरे थोड़ा इतना आ जाता है। अब प्रॉब्लम ये होता है कि हेलमेट ऑलरेडी आप लोग पहनोगे तो ये ऐसा रहता है, वो चलाते वक्त थोड़ा झुक जाता है। अब झुकने के बाद में आपका विजन इतने एरिया में ही है, तो सीन ऐसा होता है कि ये जो वाइज़र है ये अड़ने लगता है। और इसको ऊपर लेने के लिए मैं यूजुअली क्या करता हूँ, इसको वापस पूरा खोलता हूँ और ज़ोर से बंद करता हूँ ताकि वो ऊपर चले जाए। और मैं तो बोलूँगा मैनुअली आप लोग करना मत, हाथ से ऊपर पुश करना मत, क्योंकि वो थोड़ा अफेक्ट करता है हेलमेट के केबल वगैरह लाइनिंग को अंदर, तो वो मत करना। बाकी ये बहुत ख़राब चीज़ लगता है। मैंने तो बीच में प्लान किया था गाइस कि इसको खोलूँ, इधर एक टेप मारूँ और इसको कट कर दूँ, ताकि वो जितना प्ले रहेगा वो बाहर आने का चांस ही नहीं रहेगा। तो ये चीज़ आप लोगों को फेस होने वाला है और इससे हर एक इंसान को प्रॉब्लम होने वाला है, जिसको चश्मा रहे या ना रहे। और अभी आता हम लोग इसके फिफ्थ डिसएडवांटेज के बारे में। तो फिफ्थ डिसएडवांटेज ये है कि हेलमेट का वेट जो है ये काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और अगर आप लोग ने कभी फुल फेस हेलमेट यूज़ किया ही नहीं है लाइफ में, तो ये काफ़ी डिफ़िकल्ट होने वाला है आपको यूज़ करने के लिए। क्योंकि मैं भी इसके पहले यूज़ करता था फुल फेस हेलमेट, बट मेरा वेगा का बहुत सस्ता वाला था, 400-500 रुपीज़ का हेलमेट था। तो उसका कुछ वज़न ही नहीं था, मतलब वो गिर के बचाता कि नहीं वो भी गारंटी नहीं था, वैसा हेलमेट था। तो उसके ऊपर इतना अफेक्ट हुआ नहीं मुझे। बट ये जो पहना मैंने और इसके बाद में मुझे नेक पेन बहुत ज़्यादा होने लगा और गाड़ी चलाते वक्त भी बैक यहाँ पर बहुत ज़्यादा दुखने लग गया और साइड में जो है ये भी बहुत ज़्यादा दुखने लग गया। तो गाइस आप लोग ने अगर नया नया ये वाला हेलमेट ख़रीदा है तो स्टार्टिंग में आप लोग को थोड़ा प्रॉब्लम होगा। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसको रोज़ पहनना, ताकि आपके नेक को आदत हो जाए इतना वेट बेयर करने का, तो अच्छा रहेगा। मैं तो पहन के इतना आदत हो गया है कि अभी दूसरा हेलमेट पहनता हूँ इसकी जगह, तो वो मुझे बहुत ज़्यादा हल्का लगने लगता है, क्योंकि अपन ने ज़्यादा वजन ऑलरेडी उठा लिया है। जैसे आप लोग जिम में कंसीडर कर लो, ज़्यादा वेट का डंबल उठाओगे उसके बाद में लाइट वेट उठाओगे तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता ही है। सो गाइज़ ये वीडियो का ओवरऑल कंक्लूजन ये निकलता है कि ये हेलमेट बाय करना चाहिए, क्योंकि गाइज़ 4000 4500 के रेंज में आप लोग इससे ज़्यादा इसमें कुछ एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। और अगर आप लोग के इससे अच्छा कुछ लेने का और आपका बजट ज़्यादा है तो आप लोग एमटी हेलमेट्स पे शिफ्ट हो सकते हो या फिर KYT पे शिफ्ट हो सकते हो। एमटी हेलमेट भी 8-8.5 का मिलने वाला है आपको और KYT भी सिमिलर प्राइस रेंज का ही मिलने वाला है। बट 8.5 में ये सारे ब्रांड्स का जो हेलमेट है वो सबसे लोअर वर्जन का रहता है और एक्सॉर का तो यही एक मिड वर्जन है। और इसके ऊपर टॉप नॉच वर्जन जो आता है वो आता है कार्बन फाइबर हेलमेट, वो इससे लाइट वेट रहता है, तो उसके एडवांटेज और ज़्यादा अच्छे हो जाते हैं और उसका पैडिंग जो है वो इससे बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। ये भी प्रीमियम दिखता है, मना नहीं, बट इससे बहुत ज़्यादा प्रीमियम दिखता है। मतलब वो सामने उसका वीडियो डालता हूँ मिलेगा तो आप लोग को समझेगा ये पैडिंग और वो पैडिंग में क्या डिफरेंस है। तो मेरे एंड से तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि आप लोग अगर ये हेलमेट ख़रीद रहे हो तो आप लोग इसको यूज़ करना, और ख़रीदना ही अच्छा हेलमेट है। शेप और लुक्स जो है वो ज़्यादा अच्छे, पैडिंग का जो ड्यूरेबिलिटी है वो ज़्यादा अच्छा है। और इसका एक ही प्रॉब्लम है, जो बिडिंग पट्टी वाइज़र सन वाइज़र जो है वो चीज़ बहुत अफेक्ट करने वाली है। तो मैं तो अभी तक काटा नहीं हूँ क्योंकि मुझे आदत हो गया उसको यूज़ करने का। बट अगर आप लोग को अफेक्ट हो रहा है तो थोड़ा सन वाइज़र खोलना, टेप मारना और उसका एक्स्ट्रा जो सेक्शन है वो कट कर देना, तो आपको प्रॉब्लम देगा नहीं और आपको यूज़ करने का रहेगा तो आप यूज़ भी कर पाओगे। सिर्फ थोड़ा 1-2 mm जितना कट कर देना ताकि वो आँख के बीच में ना आए और चलाते वक्त अफेक्ट ना करे आपको। सो गाइस आज के ब्लॉग में तो इतना ही था। वीडियो अच्छा लगा रहेगा तो लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं बाइक रिलेटेड वीडियोस बनाते रहता हूँ, आप लोग को तो मालूम ही है कितनी सुंदर बाइक है हमारी, और हमारे पास दूसरी भी बहुत सारी गाड़ियाँ बनी हुई है। तो आप लोग जाके मेरे चैनल पे देख लेना, काफ़ी सारे अच्छे इंटरेस्टिंग ब्लॉग देखने मिलेंगे आप लोग को। लाइफस्टाइल व्लॉग्स, डेली व्लॉग्स, फिर गेमिंग व्लॉग्स भी हो सकता है आगे आ जाए, और बहुत कुछ ट्राई करते रहता हूँ। तो आप लोग फटाफट सब्सक्राइब कर दो यार। बस मिलता आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।